Okay, basically, so in today's class, we are going to discuss about transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो आपके सिलेबस का काइंड ऑफ इस तरह का पार्ट है कि बच्चों को ना एक थोड़ी सी इसके बारे में कंफ्यूजन होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट्स प्रीटी मच अ वेरी इजी टॉपिक। इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं होती। नाउ सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमेट्रिक एंड नॉन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे फॉल करती है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे आती है रोटेशन। आज की क्लास के अंदर विल ट्राई टू कवर अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन। ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पे होती हैं। नाउ आई एम मूविंग टू मूव टूवर्ड्स नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये होता था कि सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि देखो मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड नॉन आइसोमेट्रिक। सो यू गाइस हैव ऑलरेडी डन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपने ये पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता था कि आपके शेप का जो साइज है, एंगल है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वो एग्जैक्टली सेम। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी तो आपका शेप क्या हो रहा था, इनलार्ज हो रहा था, या वो अपना मतलब साइज उसका या बढ़ रहा था या उसका कम हो रहा था। सो नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, विच इज enlargement. So in today's class, we are going to discuss about the whole chapter of transformation along with reflection, rotation, translation and enlargement. और देन इसके क्या क्या सवाल आपके पास किस किस सिनेरियो के मुताबिक आ सकते हैं वो पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टू फ्लिप एन ऑब्जेक्ट ओवर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट फ्लिप हो जाता है। एज यू कैन सी कि आप लोगों ने एम्बुलेंस के ऊपर अगर उसके फ्रंट के ऊपर आप लोगों ने साइन देखा हो तो वो साइन बिल्कुल उल्टा लिखा होता है। लेकिन अगर आप गाड़ी के साइड मिरर से अगर अगर उसको यहाँ पे रीड करोगे तो आपको एक्यूरेट वो नजर आएगा और प्रॉपर नजर आएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग विद रिफ्लेक्शन इज कि वो रिफ्लेक्शन आपके ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर दे। अगर आप अपनी टी शर्ट पहनी हुई उस पर जो भी लिखा होगा, आप मिरर के सामने जाओगे और मिरर के सामने जाके आप अगर वहां पे चेक करोगे आपके पास क्या आया, तो आप वहां पे क्या देखोगे कि आपके अल्फाबेट्स यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लिप कर चुके हैं। सो राइट नाउ देयर इज दिस फर्स्ट केस जिसके अंदर हमें बोला गया है कि आपके पास आपकी जो एक्स एक्सिस है वो एक्ट कर रही है एज अ मिरर लाइन। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस। ये हमारे पास यहाँ पे मिरर लाइन की फॉर्म में बनाई हुई है। अब अगर ये मिरर लाइन है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हम अपनी मिरर लाइन से कितने ब्लॉक्स दूर हैं। तो बिकॉज हम अपनी मिरर लाइन से 2 ब्लॉक्स दूर हैं तो हमारा जो यहाँ पे इमेज भी होगा वो यहाँ से अगर 2 ब्लॉक्स दूर बनेगा। सो आई बी काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1 और 2। हम यहाँ पे काउंट करेंगे और हम यहाँ पे मार्क करेंगे दिस गोइंग टू बी ए डैश। और ये हमारे पास आ जाएगा 3, -2। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्टेड। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज हम अपनी मिरर लाइन से 2 ब्लॉक्स दूर हैं तो यहाँ भी अपनी मिरर लाइन से 2 ब्लॉक्स दूर होंगे। ये आपके पास इस तरह से आएगा। अब सेकंड वाले के अंदर हमारे पास राइट नाउ द मिरर लाइन इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एक्ट करिए एज अ मिरर लाइन। अब अगर वाई एक्सिस एक्ट करिए एज अ मिरर लाइन तो हमने चेक करना है कि हम अपनी वाई एक्सिस से अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। सो बिकॉज ये 3 ब्लॉक्स दूर है तो हमारा इमेज भी 3 ब्लॉक्स दूर ही बन रहा होगा। तो आपके पास आपका इमेज यहाँ बन जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी -3, 2। ये आपके पास आपका ए डैश हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे ए डैश मार्क करा 3, -2। यहाँ पे आपने ए डैश मार्क करा -3, 2। ये आपने यहाँ पे मार्किंग कर दी। ओके नाउ लुक एट y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x की तरफ जब हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन हमारे पास बन रही है वो यहाँ बन रही है ए डैश के ऊपर। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश आर गोइंग टू बी 1, 3। ये हमारे पास ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आगे मूव करेंगे। सो वी हैव y इक्वल्स टू -x। y इक्वल्स टू -x के अंदर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 डायगोनल और यहाँ पे भी एक और ये 2 डायगोनल में कवर किए। सो a डैश इज लोकेटेड ओवर हियर। सो a डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -1, -3। ठीक है। अब दीज वर द 4 बेसिक केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 बेसिक केसेस आपने पढ़े। एक ये रहा, फिर एक ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है। अब इन 4 केसेस के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्व किया। वो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे क्या की, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो व्हेन एवर योर एक्स एक्सिस वाज अ मिरर लाइन तो आपके ए कॉमा बी जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे, जो आपके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी थे वो अब आपके पास चेंज हो गए ए कॉमा -b के अंदर। तो साइन ऑफ y इज चेंजिंग व्हेन एवर
योर एक्स एक्सिस अ मिरर लाइन। इसी सेम वे के अंदर अगर आपके पास आपकी वाई एक्सिस एज अ मिरर लाइन एक कर रही है, तो अगर वाई एक्सिस मिरर लाइन है तो आपके ए कॉमा बी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास चेंज हो रहे हैं ए कॉमा नेगेटिव बी के अंदर। सो द साइन ऑफ वाई इज चेंजिंग, राइट? सॉरी, आपके जो ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट्स हैं ये अब जाके चेंज हो जाएंगे माइनस ए कॉमा बी के अंदर। बिकॉज ये हमारे पास वाई एक्सिस है तो आपका जो साइन चेंज हो रहा है वो आपके पास एक्स का साइन चेंज हो रहा है। एज यू कैन नोटिस 3,2 चेंजेस इनटू -3,2। अब जरा आगे मूव करते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉमा बी और ये हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये अपनी दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे और ये हमारे पास हो जाएंगे b कॉमा a। ठीक है, y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स के अंदर हमारे पास क्या होगी, ये स्वैप भी होंगे और साथ साथ ये अपना साइन भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a कॉमा बी चेंजेस इनटू, क्या आपके पास जो चेंज होगा a कॉमा बी आपके पास चेंज हो जाएगा -b, -a। सो दीज वर द फोर केसेस जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब इन फोर केसेस के ऊपर ग्रिप होने से फायदा आपको ये होगा कि आप इजीली सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी मसला नहीं होगा अगर ये फोर केसेस आपको यहाँ पे इसकी बेसिक्स पता है। मैं वापस इन चीजों को रिपीट करूंगा। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस तो a कॉमा बी चेंज हुआ, a कॉमा नेगेटिव बी आपके पास y का साइन चेंज हुआ था। अगर आपके पास ये y एक्सिस की फॉर्म में था तो a कॉमा बी के अंदर हमारे पास x का साइन चेंज हुआ। y इक्वल्स टू एक्स हमारे पास था तो एक दूसरे के साथ इन्होंने पोजीशन चेंज करी। y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स था तो इन्होंने पोजीशन भी चेंज करी और इनके साइन भी आपस में चेंज हुए। अब दीज वर द फोर केसेस। अब अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और केस आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। सो लेट्स सपोज दिस वाज अ वर्टिकल लाइन और हमारे पास दूसरा जो केस आया वो हमारे पास कौन सा है, ये 1 लिखा हुआ है, 2 3, ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स दूर है हमारी मिरर लाइन से। तो जो आपका यहाँ पे इमेज बनेगा वो भी आपके पास 3 ब्लॉक्स दूर बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे ए डैश मार्क हो गया और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास -1,2। इसकी कोई भी आपके पास ट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि ये बेसिक में फॉल नहीं कर रहा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना के दी हुई थी। तो अगर हम इस लाइन से 2 ब्लॉक्स दूर है तो हमारा इमेज भी 2 ब्लॉक्स दूर बनेगा। सो राइट नाउ माय इमेज इज गोइंग टू बी ओवर है, तो ए डैश आपके पास यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो हमारे पास ए डैश की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ए डैश के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 2,4। ये आपके पास 2 ब्लॉक्स दूर है, ये भी आपके पास क्या है, 2 ब्लॉक्स दूर है। अब मूविंग टुवर्ड दिस पर्टिकुलर लाइन, सी वाला पार्ट है, ये अक्सर आपके पास पास्ट पेपर्स के अंदर आता है। नाउ दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ, ये वाला जो पार्ट है ना ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन नहीं है ना, तो ये y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स की लाइन है। ये दो चीजें ना आप अपने दिमाग में क्लियर कर दो, ये दोनों की लाइन आपके पास नहीं है। दिस इज एन अदर लाइन, ये बिल्कुल ही आपके पास एक दूसरी लाइन होगी। जब ये बिल्कुल ही दूसरी लाइन होगी तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है उसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे हो राइट नाउ, सो अगर मैं यहाँ पे डायगनली मूव करूंगा तो आई विल बी गोइंग टूवर्ड दिस पॉइंट, तो मेरी रिफ्लेक्शन ये आ गई। लेकिन लेट्स सपोज इसकी एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पे मूव कर रहे हो टूवर्ड्स योर मिरर लाइन, देखो आपको मूव करना है टूवर्ड्स योर मिरर लाइन और आपने टूवर्ड्स द मिरर लाइन मूव करते हुए यहाँ पे कितने ब्लॉक्स कवर किए, 2 ब्लॉक्स। जैसे ही आपने 2 ब्लॉक्स कवर किए, जैसे ही आप मिरर लाइन पे टच हुए तो आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करी थी, सॉरी वर्टिकल मूवमेंट करी थी 2 ब्लॉक्स की, अब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करोगे। सो राइट नाउ योर ए डैश इज गोइंग टू बी ओवर है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए और आप वर्टिकल डायरेक्शन में 2 ब्लॉक्स चले तो आप जैसे ही मिरर लाइन को टच करोगे आप 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलोगे। अगर लेट सपोज कोई बच्चा बोलता है नहीं यार मुझे वर्टिकल वे में नहीं जाना, मुझे हॉरिजॉन्टल वे में 2 ब्लॉक्स चलने हैं, तो हॉरिजॉन्टल वे में जब 2 ब्लॉक्स टच हुए मिरर लाइन पे तो अब आपने क्या करनी है, वर्टिकल मूवमेंट करनी है। सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। ये पूरा आपके पास रिफ्लेक्शन था। अब रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो डिस्क्राइब करने के लिए रिफ्लेक्शन को जब भी बोलेगा तो हमें हमेशा से ऑलवेज राइट द इक्वेशन ऑफ योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट अलोंग। ये जो अलोंग के बाद है ना यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा हुआ ये वाला, इसके बाद आपको यहाँ पे इक्वेशन मेंशन करनी है। आई विल डू वन एग्जांपल फॉर यू गाइस ताकि मैं वहां पे बता सकूं कि आपके पास यहाँ पे किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जरा मैं ट्रिक्स को एक फिगर आउट करता हूँ और इनको मैं शॉर्टकट करता हूँ। सो हमारे पास हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक्स एक्स होगा तो a कॉमा बी चेंजेस इनटू a कॉमा नेगेटिव बी, और अगर a कॉमा बी होगा y एक्सिस के अंदर तो ये आपके पास चेंज होगा -a कॉमा बी, और अगर आपके पास y इक्वल्स टू एक्स होगा तो a कॉमा बी आपके पास चेंज होगा b कॉमा a के अंदर, और अगर आपके पास y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स होगा, y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स अगर आपके पास होगा तो ये आपके पास चेंज होगा -b कॉमा -a। ये आपके पास इस तरह से होंगे। सो दीज वर द बेसिक ट्रिक्स। अब जरा एक नोट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, नोट वो दिमाग में आपको ये रखना है कि जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो।
सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, ये चीज आपका इमेज है। सो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है क्या होता है, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करते हो, एक आंख यहाँ बनाओ, एक आंख यहाँ बनाओ, फिर वापस से इस पे रखो, सेम वही आपने ओपन किया हुआ है, एक आंख यहाँ मार्क हो जाएगा, यहाँ मार्क हो जाएगा, लाइंस को कनेक्ट करो, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर मैंने ए और ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो कि आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है मिरर लाइन को, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अगर हम बनाएं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगी मिरर लाइन, और दिस विल बी आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास बन जाएगी। सो दिस वाज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल हम लोग पास्ट पेपर्स के अंदर पूरा पूरा डिस्कस कर लें, किस तरह के हमारे पास सवाल आ चुके हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन प्लीज डू लेट मी नो, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, वरना मैं यहाँ पे रोटेशन की तरफ मूव करूंगा। ओके, सो रोटेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन को मैं जरा यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि रोटेशन में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कि रोटेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, राइट। रोटेशन अगर प्रोसेस ऑफ टर्निंग है, तो हमारे पास रोटेशन के अंदर तीन चीज आएंगी दैट विल बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली हमारे पास चीज होगी सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। देन हमारे पास होगा एंगल ऑफ रोटेशन, और थर्ड पे हमारे पास होगा डायरेक्शन, वेदर दिस डायरेक्शन कैन बी क्लॉकवाइज, या ये हमारे पास होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारे पास रोटेशन की बेसिक सी चीज है। अब रोटेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0 है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, अगर सेंटर आपका 0,0 है और आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स अगर फॉर एग्जांपल थे ए कॉमा बी, आपके कोऑर्डिनेट्स थे ए कॉमा बी, वो आपके पास अब स्वैप होने के बाद चेंज हो जाएंगे बी कॉमा ए के अंदर, बट यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ दिस ए, तो आपके पास यहाँ पे इस वाले ए का साइन अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा माइनस है, आपके पास इस वाले का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा ए, लेकिन इस बार हमारे पास साइन चेंज होगा इस वाले एक्स का, तो बी का हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट 180 डिग्री, सो 180 डिग्री के अंदर ए बी चेंजेस इनटू माइनस ए माइनस बी, सिंपल आपने यहाँ पे क्या करवाने हैं, साइन चेंज कराने हैं। आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस वन मोर टाइम। आपके पास ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा माइनस ए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ए कॉमा बी चेंजेस इनटू माइनस बी कॉमा, स्वैपिंग हुई, इसका साइन चेंज हुआ, स्वैप हुआ, इनका साइन चेंज हुआ, यहाँ पे हमारे पास दोनों के साइन आपके पास चेंज हो रहे हैं। नाउ आई विल सॉल्व वन एग्जांपल फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज रोटेटेड इन 90 डिग्री clockwise direction with center 0,0 as center of rotation। 0,0 आपके पास क्या आ रहा है, सेंटर और रोटेशन आ रहा है। फाइंड द इमेज ऑफ इट, आपको इसका इमेज निकालना है। सबसे पहली चीज आपके पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजों से हाईलाइट करता हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए कॉमा बी जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा माइनस ए, सही है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, तो द फर्स्ट वर्टेक्स जो पहला आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 3,1, सो आई एम गोइंग टू राइट 3,1, और 3,1 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये मैंने यहाँ पे स्वैप कराया और मैंने यहाँ पे इसका साइन चेंज किया। सेकंड वाले पार्ट के लिए हमने लिखा यहाँ पे 5 and 1, मैंने यहाँ पे इसको स्वैप किया और इसका साइन चेंज किया। थर्ड वाले के अंदर हमने वापस से इसको स्वैप किया 5 and 3, तो ये हमने इसको वो किया, सो ये हो गया हमारे पास 3 और -5। सो आई हैव दीज 3 पॉइंट्स ही हमने तीनों पॉइंट्स लिए, और तीनों पॉइंट्स की हेल्प से अगर हमने यहाँ पे अपना इमेज ड्रॉ किया, सो 1, -3
देन वी हैव 1 कॉमा -5 और उसके बाद हमारे पास है 3 कॉमा -5. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माय इमेज. हमने यहाँ पे सिंपली हमारा इमेज बना लिया और ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया. ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया आई से. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट आपके पास ये आ गया आपके पास यहाँ पे इमेज. सो अगेन वो हमारे पास से 90 डिग्री वाले क्लॉकवाइज और सेंटर हमारे पास 0,0 था, तो हमने वो कर दिया. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वाले उस पे हम लोग यहाँ पे बात ये करेंगे कि जब हमारे पास सेंटर 0,0 ना हो, तो जब हमारे पास सेंटर 0,0 ना हो तब आपको क्या करना है उसके बारे में हम देख लेंगे. सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सब्ट्रैक्ट द सेंटर फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट. सही है. सेकंड वाले स्टेप में ये होगा, सेकंड वाले स्टेप में ये होगा कि आप यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करोगे और थर्ड वाले स्टेप में ये होगा कि आप सेंटर को वापस से ऐड करोगे. अप्लाई द ट्रिक से मतलब हमारे पास ये है, जो ये वाली सारी ट्रिक्स हैं आप ये अप्लाई करोगे, जो भी आपके पास यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी उसके मुताबिक आपने वो वाली ट्रिक यूज करनी है. अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया ट्राइंगल एबीसी इज रोटेटेड एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे पास ये रोटेशन हो रही है. सो अगेन वी ऑलरेडी नो कि ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा -a के अंदर चेंज होता है. सबसे पहला काम हमारे पास ये कि सेंटर हमारे पास गिवन है -1,0. सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कि मैंने यहाँ पे अपना पहला वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे पिक किया. द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 3,1. 3,1 आपने कोऑर्डिनेट पिक किया, माइनस कराया और यहाँ पे आपने सेंटर लिखा. देखो आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, सब्ट्रैक्ट द सेंटर फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट. सही है. कोऑर्डिनेट से अगर आपने अपना सेंटर यहाँ पे माइनस कराया तो 3 - 1 ये आपके पास हो गया 2. यहाँ पे 1 आया, ट्रिक अप्लाई की तो ये हो गया 1 और 2. 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, इसका साइन चेंज हुआ, वापस से आपने यहाँ पे सेंटर को ऐड बैक कराया. तो ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 0. सो दैट इज फाइनली गोइंग टू बी 2 - 2. तो 2 - 2 आपका यहाँ पे इमेज आ गया. तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा इमेज हो गया. अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारे पास क्या था कि सेकंड वाले पार्ट के लिए द कोऑर्डिनेट वाज 5 and 1. वापस हमने इसको माइनस कराया 1 0. आई गेट 4 and 1. सही है. ये वही ट्रिक हमने अप्लाई करी, ए कॉमा बी चेंजेस इनटू बी कॉमा नेगेटिव है 1 और ये -4 में चेंज हुआ, वापस से सेंटर को हमने ऐड बैक कराया. सो आई गेट द पॉइंट्स 2 कॉमा -4 ये हमारे पास आ गए. थर्ड वाले के लिए आई डू द सेम स्टेप, लेकिन थर्ड वाले कोऑर्डिनेट है 5 and 3. तो हमारे पास यहाँ पे आया 5 3, माइनस कराया हमने 1 और 0 के साथ. तो ये हो गया 5 - 1 4. दिस इज गोइंग टू बी 3. देन इट इज गोइंग टू बी 3 और ये -4 ट्रिक अप्लाई करने के बाद वापस से सेंटर को ऐड बैक कराया. सो फाइनली 4 -4 ये हमारे पास आ गए. और जब मैं इन्हें ड्रॉ करूंगा तो ये देखो हमारे पास क्या है 2 -2 ये रहा. एंड देन वी हैव 2 -4. 2 -4 ये रहा हमारे पास. 4 -4 हमारे पास ये रहा. सो दिस इज गोइंग टू बी माय इमेज. हमारा इमेज इस तरह से बन गया. सो अगेन दैट वाज अ वेरी सिंपल स्टेप जो कि आपने आराम से कर दिया. सही है. कोई कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे बता दो, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं वापस से कर, अगर कोई मसला है तो. वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब सेंटर 0,0 नहीं होगा तब आपको ये वाले स्टेप यूज करने. सब्ट्रैक्ट द सेंटर फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट्स, अप्लाई द ट्रिक, ऐड बैक द सेंटर. ये वाली चीज आपके पास यहाँ पे होनी है हमेशा से. अब देखो हम जरा आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. देखो एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास ये कि व्हेन एवर 90 180 270 गिवन हो तो आप यहाँ पे ट्रिक्स यूज कर सकते हो. सही है. लेकिन अगर आपके पास कोई भी और एंगल गिवन हो, जैसे 2016 के अंदर देयर वाज वन एंगल व्हिच वाज 110 डिग्री, तो वहां पे आप ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते. वहां पे आपका ज्योमेट्रिकल मेथड काम आता है. आपको डी वगैरह रख के आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंपास वगैरह यूज करने के बाद आपके पास होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ये चीज आपको दिमाग में रखनी. कभी एग्जामिनर 270 डिग्री की बात करता है एंटी क्लॉकवाइज की, तो दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री क्लॉकवाइज. और उसी सेम वे के अंदर अगर आपके पास 270 डिग्री अगर आपके पास क्लॉकवाइज होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब ये मैंने आपको कुछ मेथड्स वगैरह सिखा दिए कि यार हाउ टू रोटेट
बाय यूजिंग 90, 180, 270 आपको यूज करते हुए, आप ट्रिक्स अप्लाई करते हुए कैसे कर सकते हो। अब जरा मैं आपको यहाँ पे एक मेथड सिखाता हूँ। दिस इज अ मेथड विच इज विदाउट ट्रिक्स, लेकिन मैं 2016 का जब पास पेपर का सवाल कराऊंगा तो वहां पे मैं पूरा उसको डिटेल में जाके भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ देयर इज दिस पार्ट जहां पे आपको बोला गया ट्राइंगल एबीसी इज रोटेटेड इन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। मैं ट्रिक्स अप्लाई नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज द लॉन्गर वाली मेथड। डायरेक्शन विद सेंटर 1,0 एज सेंटर ऑफ रोटेशन, फाइंड द इमेज ऑफ इट। अब देखो एक चीज अगर मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू नोटिस दिस थिंग कि यार हमारे पास जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है मैं यहाँ पे इस तरफ मूव करूंगा। तो जब मैं इस तरफ मूव करूंगा सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई डी। हमने यहाँ से डी पिक किया, और डी पिक करने के बाद हमने सबसे पहले जो एक काम करना है, हमें मार्किंग करनी है फॉर द एंगल। तो हमने यहाँ पे 90 की मार्किंग कर देनी है। अब 90 की मार्किंग हमें कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे इसको पूरा रोटेट किया बिकॉज मैं नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये जो डी का सेंटर है ये आपके पास फॉल करेगा हमारे जो सेंटर ऑफ रोटेशन है यहाँ पे फॉल करेगा। मैंने यहाँ पे बना ली लाइन। जब ये यहाँ पे लाइन बन गई तब हमने क्या किया कि हमने बिकॉज 90 डिग्री हमें कवर कराना था, सो व्हाट आई एम सपोज टू, आई एम गोइंग टू डू द मार्क फॉर 90। तो 90 के ऊपर मैंने एक मार्क किया, मैं इसको डिफरेंट कलर से क्या कर रहा हूँ, पर्पल से कर रहा हूँ। ये मैंने इसको मार्क कर दिया, एंड देन मैंने सेंटर से लेकर एक लाइन बना दी जो हमारे पास बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लाइन हम लोग एक्सटेंड कर देना। देन यू आर गोइंग टू रिमूव योर डी। आपने यहाँ पे अपना डी रिमूव किया। डी रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने कंबस लिया। अब कंबस लेने के बाद कंबस की जो नीडल है ना वो आपने यहाँ पे रखी, और उसकी जो पेंसिल वाला पार्ट है वो आपने रखा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपने अपनी पेंसिल वाला पार्ट रखा। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमारा कंबस यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक ओपन हो चुका है। अब ये नीडल वाले पॉइंट को तो यहीं पे रखो, लेकिन जो पेंसिल वाला पोर्शन है उसको घुमाते हुए इस तरह से ले आओ कि जो ये पर्पल वाली लाइन है इसके ऊपर आप एक आर्क बनाओ। तो जैसे ही आप आर्क बनाओगे तो आपका आर्क इस तरह से बन जाएगा, और जैसे ही आपका आर्क बनेगा तो जहां पे ये आपकी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी नोन एज वन डैश। इसका मतलब है कि ये आपका जो वन है ये अब रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ चुका है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई मसला है तो बताते जाओ। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आई डू द सेम वर्किंग फॉर टू ऑल्सो। तो हमने यहाँ पे रखा और टू तक ऑल द वे पेंसिल रख के ओपन किया कंपस को, कंपस को ओपन किया। हमने वापस से कर इसको पूरा ओपन किया और हमने यहाँ पे आग की तरफ ले गए। सो दैट इज गोइंग टू बी, हमारे पास -3 यहाँ पे आ रहा था, इन समवेयर दिस इज -4। तो जैसे ही हमने वहां पे अपनी इसको नीडल को यहाँ पे रखते हुए ये घुमाया तो ये हमारे पास आग बना इस वाले पॉइंट के ऊपर। ये हमारे यहाँ पे आर्क बन जाएगा, और दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज टू डैश। ये हमने यहाँ पे टू डैश मार्क कर दिया। जब हमारे यहाँ पे पॉइंट्स आ चुके हैं तो इन लाइंस का और इन आर्क का कोई भी काम नहीं है। सो आई इरेज दीस लाइंस एंड इरेज दीस पॉइंट। मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, जस्ट मैंने यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट मार्क किया। अब सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास ये होगा कि अब मैं अपनी सेंटर ऑफ रोटेशन वाली लाइन को ऑल द वे कनेक्ट करूंगा 3 के साथ। सबसे पहले मैंने देखो 1 के साथ कनेक्ट किया था, फिर मैंने यहाँ पे डी रखा था, फिर उसके बाद मेजरमेंट करी थी। देखो ये 1 और 2 तो हो गए ना हमारे पास, अब हमारे पास 3 वाला बच गया। तो सेंटर को कनेक्ट किया ऑल द वे 3 से कर। जब ऑल द वे हमने 3 से कनेक्ट किया, वापस हमने यहाँ पे डी को लिया। मैं डी को वापस यहाँ पे ले रहा हूँ। अब डी को लेने के बाद दिस टाइम मैं डी को यहाँ पे रखूंगा, इस पे जो डी का सेंटर है वही हमारे सेंटर और रोटेशन के ऊपर आ रहा होगा। बट दिस टाइम हमारे पास ये जो फिगर है इसको जरा मैं वो कर देता हूँ। दिस टाइम हमारा जो डी है वो जो फॉल करेगा, डी की जो बेस लाइन है वो हमारे पास आएगी इस ब्लू लाइन के ऊपर। तो इस ब्लू लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। थोड़ा सा ये हल्की फुल्की बिकॉज एक्यूरेसी का वो हो जाएगा, तो देख लेते हैं जरा। 90 पे हमने मार्किंग करी। 90 पे जब हमने मार्क करा तो हमने सेंटर से लेकर ऑल द वे एक 90 तक एक लाइन बनाई, और एक लाइन बनाते हुए हम लोग यहाँ पे आगे ले आए। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑल द वे हमारे पास वी आर गोइंग टू ड्रॉ द आर्क। अगेन हमने यहाँ पे मेजरमेंट करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पेंसिल रख के मेजर किया इसको, और उसके बाद हमने एक आर्क बनाया। तो हमारा आर्क समवेयर यहाँ कहीं बन जाएगा। ये हमारी तकरीबन 90 की लाइन होगी और हमारा आर्क समवेयर यहाँ कहीं बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई थर्ड वाला पॉइंट। ये मेरा थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा। मैंने इसको मार्क किया 3 डैश से कर, और सारी चीजें मैंने जब हटा दी तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, ये हमारे पास हमारा ट्राइंगल बन चुका है। और मैंने इन ट्राइंगल्स की जितनी भी आपके पास पॉइंट्स थे मैंने इनको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद हमने इसको रोटेट करवा चुके हैं। दिस इज और इमेज सही है। अब ये मेथड कराने का रीजन ये था कि बिकॉज हमारे पास 110 डिग्री वाला एक सवाल आया हुआ है। सो हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि यार अगर मतलब मैं ये बोल नहीं सकता कि यार हमेशा से 90 टू 70 या 180 का सवाल है। कभी कभार हमारे पास 110 या कोई और एंगल भी हो सकता है। इसलिए आई नीड टू अंडरस्टैंड
और आप लोगों को ये मेथड आना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिकल मेथड से किस वे में हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आएगा, वरना आपको इसमें प्रॉब्लम होते रहेंगे। सही है, अब ये चीज तो हमारे पास हो गई कि भाई आपको रोटेट किस तरह से करना था। नाउ रोटेट हुआ वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रोटेट हुआ वो ऑब्जेक्ट है, कह रहा है ए इज मैप ऑन टू बी, डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कैसे हम लोग करेंगे, जरा ये बात सुन लो। ए ऑन टू बी का मतलब ये होता है हमारे पास कि दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट और इमेज हो गया, तो सबसे पहला तो आप ये करना है कि आपको वन और ये वन डैश ये मार्क जरा कर दो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वन और वन डैश मार्क कर दो। वन और वन डैश मार्क करने के बाद यू आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंड वन डैश। तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंड वन डैश बनाया। सो बिकॉज वन और वन डैश ये आपके पास कभी भी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो और वो दो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में गिवन हो, तो सिंपल सा काम होता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप यहाँ में मिड से लाइन बना ले। तो यू डोंट नीड टू मार्क द आर्क्स, आपको आर्क बनाने की या कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन बना लो, बिकॉज ये दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे लाई करें हॉरिजॉन्टल वे में। सेम गोज विद दिस थिंग कि अगर हमारे पास यहाँ पे वन ये रहा और हमारे पास यहाँ पे वन डैश मार्क हुआ है, तो सेम वे के अंदर बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स आपके पास वर्टिकल वे में लाई करें, तो आपने मिड के अंदर एक लाइन बना ली। दिस इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कभी भी ये चीज आपके पास गिवन तो ये शॉर्टकट यूज कर लेना, वन और वन डैश, कंपास को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन आपने ड्रॉ करी, दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंड वन डैश का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर टू एंड टू डैश। ये टू था, ये टू डैश था, हमने टू डैश और उसका मार्क कैसे किया, हमने एक आग यहाँ पे बनाया, एक आग यहाँ बनाया, फिर टू डैश पे रखा, एक आग यहाँ बनाया, एक आग यहाँ बनाया, जहां पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया उसे हमने कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप वन मोर टाइम, जरा वापस से सुन लेना। मैंने यहाँ पे टू पे रखा, एक आग बनाया, इधर रखा, एक आग बनाया, हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद विदाउट एनी मेजरमेंट बट तुक्के से हाफ से ज्यादा। फिर टू डैश पे रखा, एक आग ये बनाया, एक आग ये बनाया, दोनों को कनेक्ट किया हमने, जब आपस में कनेक्ट किया तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास इस तरह से बना। और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सो दिस विल बी नोन एज योर सेंटर ऑफ रोटेशन, या आपका सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। सही है, ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लो। देखो सबसे पहले ये हुआ कि आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, तो ये जब जहां पे इंटरसेक्ट किया दैट इज बेसिकली योर सेंटर ऑफ रोटेशन। सो वंस यू गॉट योर सेंटर ऑफ रोटेशन, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जरा देख लो। सेंटर ऑफ रोटेशन आने के बाद आपने एक काम ये करना है कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर वन एंड वन डैश विद द सेंटर। तो आपने वन और वन डैश, ये आपने वन को कनेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे वन डैश को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डी यूज करना है, हमने यहाँ पे डी रखा और हमने यहाँ पे डी यूज किया। एंड डी यूज करने के बाद आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि हमने यहाँ पे एंगल कितना कवर करा है। तो आई एम गोइंग टू प्लेस माई डी, और मैंने यहाँ पे डी को रखा, थोड़ा तरीके से मैंने इसको पूरा रखा। तो हमारे पास ऑल द वे जो ये आ रहा है दैट इज बेसिकली 90। थोड़ा सा एक्यूरेटली कुछ चीजें नहीं बनी हुई जिसकी वजह से थोड़ा वो आ रहा है। तो ये आपने एंगल मेजर कर दिया, डी रखी, देखो डी यहाँ पे रखोगे इस तरह से कर, और आप यहाँ पे एंगल मेजर कर दोगे, ये आपके पास यहाँ पे एंगल मेजर हो जाएगा। सही है, ये ऑलमोस्ट आपका तकरीबन यूँ आ रहा है, तो ये आपके पास तकरीबन 90 आ रहा है। फिगर प्रॉपर नहीं बना हुआ तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइन वाइज में वो हुआ है। तो दिस इज बेसिकली 90। तो ये 90 जब आपके पास आ गया, तब आपको एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ए बी के ऊपर चला गया, तो ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में गया। सो बिकॉज ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में गया, दिस डायरेक्शन बेसिकली कॉल क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे लिखोगे रोटेशन विद सेंटर 2,0 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब कभी आपको यहाँ पे रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, तो आप रोटेशन को इस वे के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होगे। सही है, सो दैट वाज रोटेशन, या आपकी यहाँ पे रोटेशन को डिस्क्राइब करना भी हमने सीख लिया, और ये हमने पूरा उसको कंप्लीट करना भी सीख लिया। अब जरा मैं ट्रांसलेशन की तरफ आता हूँ।
इस चीज को जरा रिकॉल कर लेना, ये मैंने जो आपको चीजें यहाँ पे बताई थी। ट्रांसलेशन के ऊपर जैसे ही मैं आता हूँ तो ट्रांसलेशन का मतलब हमारे पास ये है कि टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ थे, यहाँ चले गए, 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 यहाँ पे ड्रैग से कभी इसको हम डिनोट करते हैं यार, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ड्रैग हो गया। सो टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस और ड्रैग, बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो आपके पास ट्रांसलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज है O प्लस टी इक्वल्स टू आई। ओ आपके पास डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को, और टी आपके पास डिनोट करता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को, और आई आपके पास डिनोट करता है इमेज को। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने लिख दी, जरा एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। सो राइट नाउ आपको ये बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज ट्रांसलेटेड टू डीईएफ विद -4 1 ये हमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स गिवन है। सो हमने यहाँ पे मार्क किया कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज बेसिकली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये रहा हमारे पास। अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा इसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखो आपके पास ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट का मतलब है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू पिक इट, दिस इज 3,0। सो 3,0 हमने यहाँ पे पिक किया, और फॉर्मूला था हमारे पास O प्लस टी इज इक्वल्स टू आई। सो आई एम गोइंग टू राइट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मैंने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा, और टी से ट्रांसलेशन हमारे पास यहाँ पे -4 और 1 हमारे पास इमेज की वैल्यू निकल आई। जैसे हमने मैट्रिसेस में कराया था उसी सेम तरह से कराना है, 3 -4 0 प्लस 1, सो दैट इज गोइंग टू बी द इमेज। सो -1 एंड 1 ये हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे फर्स्ट डॉट मार्क किया, -1 एंड 1 ये हमने मार्क कर दिया। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास ये हुआ कि यू हैव 5 एंड 0, ऑब्जेक्ट वापस ऐड किया ट्रांसलेशन के अंदर, तो ये हमारे पास आई निकल आया। ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है -4 एंड 1, तो ये हमारे पास आ गया, ये आई आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 5 -4 0 प्लस 1, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 1 और 1, ये आपके पास यहाँ पे इमेज आ गया, और इमेज मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, और इमेज मार्क करने के बाद दिस इज 1 1 ये आ गया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, थर्ड वाला जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 5 2 आ रहा है। 5 2 हमने यहाँ पे ऐड किया, -4 एंड 1, so this is going to be 5 -4 2 plus 1 and that is going to be 1 and 3। तो 1 and 3 पे जाके जब आपने यहाँ पे मार्क किया, सो 1 and 3 पे जाके आपने यहाँ पे अपना इमेज बना लिया, और सारी लाइंस को जैसे ही आप लोगों ने कनेक्ट किया, सो दिस इज गोइंग टू बी योर इमेज। आपके पास यहाँ पे सिंपल सा इमेज यहाँ पे निकल आया। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आपके पास बहुत ज्यादा इजी वे में आएगी, वो इतना ज्यादा आपको मसला उसमें इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अलोंग, आगे मूव करते हैं। हमारे पास अब बोला गया है कि डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इमेज बना हुआ था, मैं जरा आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे एक इमेज बना के दे देता हूँ। सो दिस वाज द इमेज, थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम मैं वही थोड़ा सा बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये आपके पास वो बन जाए। और लेट्स सपोज दिस इज समवेयर यहाँ पे, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे आ गया इमेज। ठीक है, इसके मैं कलर्स भी यहाँ पे चेंज करा दूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे करवा सकें। अब ये आपके पास यहाँ पे इमेज मार्क हुआ है, ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जामिनर जब भी डिस्क्राइब की बात करेगा, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा यार यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, या यहाँ पे रोटेशन हो रही है, या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, या यहाँ पे इनलार्जमेंट हो रही है। वो हमेशा से बोलेगा डिस्क्राइब, आप खुद यहाँ पे सोच के बताओ। तो आपने यहाँ पे देखा कि यार आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स ने डिस्क्राइब करनी है। आपको पता तो है कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, सो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन उसका मैट्रिक्स निकालना भी जरूरी है। सो ट्रांसलेशन विद मैट्रिक्स। अब आपने देखा एक ब्लॉक आपने मूव किया, दो ब्लॉक्स आपने मूव किए, तीन ब्लॉक्स मूव किए, बट यू आर मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो अगर आप लेफ्ट के वाले डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, अगर आप राइट पे जाओगे तो पॉजिटिव। इफ यू आर मूविंग अपवर्ड पॉजिटिव, इफ यू आर मूविंग डाउनवर्ड देन इट इज नेगेटिव। तो बिकॉज आपने लेफ्ट की तरफ यहाँ पे तीन ब्लॉक्स मूव किया था, तो आपने यहाँ पे लिखा -3। और आप इस वाले पॉइंट पे जब पहुंच गए तो आपने ऊपर की तरफ कितने ब्लॉक मूव किए थे, सिर्फ एक ब्लॉक। आप देखो इस वाले को, देखो देखो -3 नहीं है, बल्कि अगर हम इसको पूरे यहां से अगर यहां तक देखें तो दिस वाज राइट ओवर हियर 2 पे था। एक ब्लॉक ये रहा, 1 2 3 4 5, सो 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स वी हैव मूव्ड ऑन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो आई एम गोइंग टू राइट -5। अगर मैं इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहाँ पे इमेज का भी मैं यही वाला पॉइंट देख रहा हूँ,
अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इधर भी यही देख रहा हूँ, देखो इधर भी सेम वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और एक ऊपर की तरफ मूव किया, सही है। अब देखो ऊपर का भी देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ था, यहाँ चला गया, तो ऊपर आपने कितना मूव किया, 1 ब्लॉक मूविंग अपवर्ड। तो बिकॉज एक ब्लॉक ऊपर मूव किया तो आपने लिखा -5 and 1, दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। आपके पास -5 आएगा। आपने 5 ब्लॉक्स लेफ्ट के डायरेक्शन मूव किए तो लेफ्ट लिखा, आपने नेगेटिव लिखा। एक ब्लॉक आपने ऊपर की तरफ मूव किया था, आपने यहाँ पे +1 लिखा। सो दैट इज बेसिकली ऑल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन। ये भी आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन भी कवर अप हो गया। सो अब हम यहाँ पे कवर अप करेंगे इनलार्जमेंट को। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन मुझे बता देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब हम मैं मूव करूंगा इनलार्जमेंट के ऊपर, तो जरा इनलार्जमेंट को भी देख लेते हैं। देखो इनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये है, इनलार्जमेंट के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास यहाँ पे ये है कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनलार्जमेंट, तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है दैट इज बेसिकली सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे बात आएगी स्केल फैक्टर की, जिसको हम के से भी डिनोट करेंगे। स्केल फैक्टर कोई भी नंबर होगा हमारे पास, वेदर इट कैन बी 2, वेदर इट कैन बी 3, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सही है। अब जरा इनलार्जमेंट स्टार्ट करते हैं कि कभी अगर हमारे पास सेंटर, इफ सेंटर इज 0,0, देन हमारे पास क्या होगा कि सिंपली आपको सेंटर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सॉरी, सेंटर अगर 0,0 होगा तो आपको अपने कोऑर्डिनेट्स जो भी आपके पास ए और बी गिवन होंगे, आपको उन कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कराना होगा विद द स्केल फैक्टर, व्हाट एवर द स्केल फैक्टर इज। तो आप के से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी के ए, के टाइम्स ए और के टाइम्स बी। आपके पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे, सही है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, whenever the center is going to be 0,0, simply you have to multiply it by k से आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। अब जरा इस चीज को देखते हैं कि इस पर एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ट्राइंगल एबीसी इज enlarged to triangle DEF with center 0,0 with scale factor 2। ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है ये आपके पास गिवन है कि स्केल फैक्टर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ रही है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू कि आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और पहला वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 1,0। सिंपल सा काम है कि सेंटर 0,0 हो तो आपने क्या करना है, स्केल फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा, ये आपके पास आ गया 20। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के साथ भी एग्जैक्टली आई डू द सेम वर्क, 30 मल्टीप्लाई बाय आपने 2 करा है, दिस गोइंग टू बी 60। और थर्ड वाले के अंदर भी हमारे पास ये हुआ 3 और 2, और हमने जब इसे मल्टीप्लाई करा है 2 के साथ, सो दिस गोइंग टू बी 6 and 4। सो ये आपके पास सारे के सारे इमेज आ गए। तो हमने यहाँ पे मार्क किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20 के ऊपर मार्क किया, देन आई मार्किंग टूवर्ड 60, उसके बाद आई मार्किंग टूवर्ड 64, 64 की तरह हमने मार्क किया। और मार्क करने के बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड कनेक्ट ऑल ऑफ दीस लाइंस, और मैं यहाँ पे ये वाला जो है ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमारे पास पूरा के पूरा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। और ट्राइंगल ड्रॉ होने के बाद हम इसको लेबल कर देंगे, और इसको लेबल हमने कर दिया आई से कर, आपको लेबल भी हमेशा से करना होगा। सो अगेन इफ योर सेंटर इज 0,0, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो अपने कोऑर्डिनेट से। लेकिन अगर सेंटर 0,0 ना हो फिर आपको क्या करना है, वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि अगर इफ सेंटर इज नॉट 0,0, सो अगेन आई फॉलो द सेम स्टेप जो मैंने रोटेशन में फॉलो किए थे, मैं वही करूंगा। subtract the center subtract the center from your coordinates। सेकंड वाले के अंदर अप्लाई द ट्रिक, इसके अंदर अप्लाई द ट्रिक का मतलब ये होगा कि सिंपली आपने कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवा देना है उसके साथ, स्केल फैक्टर के साथ। और थर्ड आपने यहाँ पे क्या करवा देना है, एड बैक द सेंटर। सही है, जरा एक स्टेप मैं आपको करके बताता हूँ, एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे करके बताऊं। सबसे पहला वाला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज गिवन राइट नाउ इज 2,1। सबसे पहले काम ये किया, सेंटर को माइनस करा है, 2 और 0 को जब हमने माइनस करा है तो हमारे पास वैल्यू आई 0 और 1। देन आई मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 2, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है ये आपके पास हो गया 0 और 2, और हमने वापस से सेंटर को ऐड बैक करा दिया। सो आई राइट 2 and 0, सो दिस गोइंग टू बी 2
2, ये हमारे पास आ गया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2 और 1, सबसे पहले आपने सेंटर को माइनस कराया, उसके बाद आपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कराया इसके आंसर को, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कराने के बाद सेंटर को वापस आपने क्या करा दिया, ऐड बैक करा दिया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर डू द सेम स्टेप, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 and 1। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 और 0 यहाँ पे कर दिया, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 4 - 2, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आप कराओगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 and 2, और 4 and 2 के अंदर वापस आपने सेंटर को ऐड बैक कराया, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 and 2। थर्ड वाले स्टेप के लिए भी यही किया, दिस इज 4 and 3, सबसे पहले सेंटर को माइनस कराया 2 और 0, सो यू गॉट 2 and 3, अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, दिस इज गोइंग टू बी 4 and 6, और 4 and 6 के अंदर आपने सेंटर को वापस से ऐड बैक करा दिया, सो यू आर गोइंग टू गेट 6 and 6, ये आपके पास आ गया। जब 6 और 6 ये आपके पास आ गया, तो अब आप इनको यहाँ पे ड्रॉ करो, सारी की सारी चीजों को, 2, 2 आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपने यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे ड्रॉ किया, आपने 6, 4 यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी 6, 6 यहाँ पे ड्रॉ किया, और 6, 6 ड्रॉ करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये इमेज बन गया। सो दिस इज योर इमेज, ये आपने तब किया जब आपके पास सेंटर की वैल्यू 0, 0 ना दी जाए, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया आपका इमेज, आपको लेबल करना भी जरूरी होता है। तो मैंने सेंटर 0, 0, और जब सेंटर 0, 0 ना हो तब क्या करना है, मैंने वो सारे के सारे आपको स्टेप्स करा दिए हैं इस तरह से, अगर आपके पास ये चीजें होंगी। ओके, सो दिस वाज बेसिकली enlargement, या आपके मैंने enlargement यहाँ पे कवर अप कराई। अब enlargement का सवाल जो आपके पास आएगा वो इस तरह से ही आएगा, इसकी मैं एक और वो ले लूंगा, विदाउट गेट वाला मेथड भी आप लोग कवर अप करा दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा स्केल फैक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर देते हैं कि यार स्केल फैक्टर हमारे पास होता क्या है। सो बेसिकली स्केल फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन अगर कभी एग्जामिनर बोले कि स्केल फैक्टर निकालना किस तरह से, तो स्केल फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है इमेज लेंथ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। अब ये फॉर्मूलाज देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको यूज करना भी आप लोगों को सिखा दूंगा। नेक्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे ये है कि देयर इज अनदर फॉर्मूला आल्सो, दोनों फॉर्मूलाज के मुताबिक निकाल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, ये आपके पास के का फॉर्मूला। अब के का फॉर्मूला तो आ गया, अब के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। के बारे में ये चीजें हैं कि व्हेन के इज पॉजिटिव, दैट मींस व्हेन के इज पॉजिटिव, तो शेप, जरा इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। व्हेन के इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट एंड इमेज will be in same direction. When k is negative, object and image will be in opposite direction. Now these are the two key information। अब जरा इसको जरा मैं देख भी लेता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर मुझे यहाँ पे इस वाले पार्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज बना के दिया हुआ है, तो मुझे स्केल फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। सो काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हमारे पास 2 से लेकर 6 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो इमेज के मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज की हमारे पास वैल्यू आ रही है 4, और ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 2। सो आई राइट 4 डिवाइड बाय 2, इमेज के ब्लॉक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट के ब्लॉक्स। 4 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर है 2, बट क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है, उसको जरा जज करते हैं। देखो 2, 0 वाज अ सेंटर,
हमारा ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में, हमारा इमेज भी सेम डायरेक्शन में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये आपके पास होगा पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव हमारे पास किस तरह से होगा, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे सेंटर था, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया, हमारा इमेज अगर इस तरह से बनना होगा, सो दैट मीन्स कि ये आपके पास दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो वेन एवर इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आपकी स्केल फैक्टर की वैल्यू हमेशा से क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर k की वैल्यू हमारे पास, k की वैल्यू अगर ऑब्वियसली हमारे पास लेसर देन 1 होगी, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारे पास छोटा हो रहा होगा। k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा, लेकिन k की वैल्यू अगर हमारे पास लेसर देन 1 होगी तो शेप छोटा हो रहा होगा, अगर बड़ी होगी आपके पास तो शेप आपके पास यहाँ पे बड़ा हो रहा होगा, आपका ट्राइंगल यहाँ पे लार्ज हो रहा होगा। अच्छा, ये हमारे पास बेसिक से कुछ केसेस थे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर अप कराया। अब जरा मैं यहाँ पे एक पासिबल का सवाल निकाल के आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें शो कर देता हूँ कि यार इनलार्जमेंट के अंदर आपने इनलार्ज करना तो सीख लिया, यार इनलार्ज होता किस तरह से, लेकिन इनलार्ज होने के बाद आपको जरा मैं यहाँ पे एक चीज और सिखा देता हूँ कि यार इनलार्ज के बाद आप यहाँ पे स्केल फैक्टर ये चीजें किस तरह से निकालते हो, जरा उस चीज को हम जरा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास इस वाले सवाल के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इनलार्जमेंट। हमें पता चल रहा है कि यार यहाँ पे इनलार्जमेंट हुई है। दिस इज 2014। मैं रैंडमली कोई भी सवाल उठा के करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। सबसे पहले इनलार्जमेंट को डिस्क्राइब करने का तरीका देख लो क्या है। इनलार्जमेंट को डिस्क्राइब करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आई ट्राई टू फिगर आउट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकालने का तरीका ये है कि जितने भी आपके पास ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट करता जाऊंगा। सो आई विल कनेक्ट दीज ऑल पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किया। जहां पे ये तीनों स्ट्रेट लाइन सारे के सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करो, जहां पे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ enlargement। ये आपका सेंटर ऑफ enlargement आ गया। राइट नाउ योर सेंटर ऑफ enlargement इज 3 1, 3,1 आपका सेंटर ऑफ enlargement आ गया। अब जरा बात करते हैं के की। हमने ए के नंबर ऑफ ब्लॉक्स चेक किए, तो ए के नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास 2 थे। हमने यहाँ पे अपने इमेज के नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट किए, तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 है, तो दिस गोइंग टू बी 4/2। बट क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, इमेज इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। सो दिस गोइंग टू बी -2। तो हम यहाँ पे इसको पूरा डिस्क्राइब करने के वे में लिखेंगे enlargement with center 3,1, scale factor is -2। ये हमने यहाँ पे बात लिख दी। एक और सवाल भी करा दूं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए इस वाले पार्ट के अंदर, और हमें इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए कि इनलार्जमेंट में हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा होता है, और कोई भी हमें इसके अंदर कंफ्यूजन ना आ रहा है। सो आई एम डूइंग दिस एग्जांपल फॉर यू गाइस, इसको भी जरा देख लो। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या बोला गया है कि यार डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप सी ऑन टू ए, सॉरी ए ऑन टू सी। ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे कि आप यहाँ पे डिस्क्राइब करो कि ट्राइंगल ए जो है वो सी के वो मैप हो गया। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि यार ये चीज जो है ना, ये बेसिकली रिलेट करती है ऑब्जेक्ट को। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इमेज होता है। अब सबसे पहला काम वही किया कि सारे के सारे इनके वर्टेक्स उनको कनेक्ट करना हमने स्टार्ट किया, और हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। हमने यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे भी हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और ये वाली स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ये वाली स्ट्रेट लाइन जैसे ही हमने ड्रॉ की, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया। दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ लार्जमेंट जो हमारे पास आ रहा है 6,4। तो ये तीन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट, सॉरी एक पॉइंट के ऊपर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट हमारा 6,4 आ गया। अब जरा आगे मूव करते हैं। स्केल फैक्टर की बारी आई, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के ब्लॉक्स आ रहे हैं 1, और यहाँ पे ब्लॉक्स हमारे पास 3 आ रहे हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास देखो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, इमेज भी नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी जो के की वैल्यू होगी वो होगी इमेज के ब्लॉक्स अपॉन ऑब्जेक्ट के ब्लॉक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, तो इसे आप डिस्क्राइब करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे enlargement with center 6,4, scale factor is 3। ये आपके पास स्केल फैक्टर की वैल्यू आ गई। ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। सो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीटली enlargement था। ये आपने enlargement भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो enlargement के अंदर ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज हमारे पास क्या है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इमेज, तो एरिया ऑफ इमेज निकालने का आपके पास क्या फॉर्मूला है, k टाइम्स द स्क्वायर, k इज योर स्केल फैक्टर।
मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं तो इस फॉर्म में सब्जेक्ट बनेगा। और एक तरीके से अगर आप इसको रिलेट कर सको तो यू हैव दिस फॉर्मूला ऑफ सिमिलर फिगर्स, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला था, ये आपके पास एग्जैक्टली उसी वे के अंदर रिलेट कर रहा होगा, बिकॉज इनलार्जमेंट ऑब्वियसली सिमिलैरिटी की ही फॉर्म है ना, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे वही चीज यूज हो रही है। तो के स्क्वायर इज बेसिकली डिनोटिंग L1/L2 का होल स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट A1/A2 ये हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनलार्जमेंट। ये आपकी इनलार्जमेंट कवर अप हो गई। अब जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को मेट्रिसेस बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मेट्रिसेस बनाने से पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक से केसेस पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक से केसेस वगैरह सारे के सारे पता होंगे तो आप यहाँ पे मेट्रिसेस वगैरह आराम से कर बना सकते हो, और आपको चीजें आराम से कर पता हो सकती है कि क्या चीजें यहाँ पे किस तरह से एक्ट कर रही है। उस तरह मेट्रिसेस बनाना सीखते हैं, और बेसिक ट्रिक्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक ट्रिक्स हमें पता होंगी, हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिक हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है जिसे हम यूज करते हैं, विच इज 1 0 एंड 0 1, ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास। मैं इसको मार्क ऑलरेडी हुआ हुआ है हमारे पास। सो दिस इज योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। जब भी एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई कर रहा है 1,0। तो बिकॉज 1,0 इज लाइन ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये मूव नहीं करेगा। तो ऐसा पॉइंट जो मूव नहीं करता उसका नाम होता है इनवेरिएंट पॉइंट। ये हमारे पास इनवेरिएंट पॉइंट आ गया ये वाला। अब हमने बोला कि 1,0 विल रिमेन 1,0, ये मूव नहीं करेगा। बट आपके पास 0,1, ये आपके पास चेंज किस में होगा, 0,1 आपके पास नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 0,1 आपको पता है कि यार जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन का केस एक्स एक्सिस वाला करते थे तो ए कॉमा बी हमारे पास किस में चेंज होता था, ए कॉमा बी हमारे पास चेंज होता ए कॉमा नेगेटिव बी। सो जस्ट चेंज द साइन ऑफ वाई, तो यू विल राइट 0,-1। तो आपके पास यहाँ पे ए डैश और बी डैश आपके पास आएंगे। आप वर्टिकल वे में लिखोगे 1,0 को वर्टिकल वे में लिखोगे यू राइट 1,0, और बी डैश को भी वर्टिकल वे में लिखोगे यू राइट 0 और -1। ये आपने यहाँ पे ये लिख देना है। ये आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस की फॉर्म यहाँ पे इस तरह से आते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, वाई एक्सिस अगर हमारे पास होगी तो वाई एक्सिस के अंदर हमें क्या करना है, दिस इज द वाई एक्सिस राइट। अब वाई एक्सिस है हमारे पास, तो वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 1,0 रिफ्लेक्ट ऑब्वियसली करेगा। वाई एक्सिस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ए कॉमा बी आपके जो होते हैं वो चेंज होते हैं -a, b, आपका जो x का साइन है वो चेंज होता है, तो दिस गोइंग टू बी -1 0, ये हो गया। और 0 1 चेंज नहीं होगा, 0 1 इनवेरिएंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास मिरर लाइन के ऊपर लाई करे, तो जो पॉइंट मिरर के ऊपर मार्क होता है वो पॉइंट मूव नहीं करता। तो आपके पास यहाँ पे a डैश और b डैश फाइनली आ गए। सो आई एम गोइंग टू राइट -1 0 और 0 1। अब इसमें ना इन दोनों मेट्रिसेस के अंदर आप लोगों ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, मैं इसलिए ऑब्जर्व करवा रहा हूँ ताकि आपको पता होनी चाहिए। आपने वो चीजें ऑब्जर्व ये करी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट है और यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट आ रहा है, दैट मींस कि वो चेंज नहीं हो रहा। तो कभी अगर एग्जामिनर आपको यहाँ पे पास्ट पेपर का कोई सवाल देता तो आपको यहाँ पे पता हो कि कौन कौन सी लॉजिक यहाँ पे यूज हो रही है, तो आपको चीजें ना क्लिक कर जाए कि भाई एक्स एक्सिस के अंदर पहला वाला जो आपके पास है वो इनवेरिएंट होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस में दूसरा वाला इनवेरिएंट होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज वाई एक्सिस, वाई इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स के अंदर a कॉमा बी वाज चेंजिंग इनटू b कॉमा a, स्वैपिंग हो रही थी। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, 1,0 हमारे पास किस में चेंज हो रहे हैं, 0,1 के अंदर, और 0,1 हमारे पास चेंज हो रहा होगा 1,0 के अंदर। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, हमने a डैश और हमने बी डैश लिखा, ये हमने लिखा 0 और 1, और ये हमने लिखा 1 और 0। हमने इस तरह से कर इनको यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स इज गोइंग टू बी a कॉमा बी, ये हमारे पास हो जाएगा -b कॉमा -a, इस तरह से मूव होगा। और फिर हमारे पास 1,0, ये आपके पास वो करेगा 1,0 इज गोइंग टू बी 0 कॉमा, लेकिन इस बार साइन भी चेंज हो गया, तो 0,-1, 0 का कोई साइन नहीं होता। नाउ 0,1 चेंजेस इनटू -1,0, so finally your a dash and your b dash are going to be 0 -1 -1 0। ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आपको सारी की सारी ट्रिक्स वगैरह पता होंगी तो आप ये आराम से अगर ये चीजें कर सकते हो, आपको इसमें मसला नहीं होगा अगर आपको यहाँ पे बेसिक सी ट्रिक्स पता है। अब जरा मूव करते हैं रोटेशन के ऊपर। रोटेशन के अंदर 90 डिग्री क्लॉकवाइज की जब बात हो रही है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है कि a कॉमा b चेंजेस इनटू b कॉमा a, बट दिस टाइम वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ y, तो y का साइन चेंज होगा। अब जरा इसको करते हैं 1,0 स्वैपिंग हुई इसकी, तो ये हमारे पास हो गया 0,1 एंड चेंज द साइन ऑफ y, ये -1 हो गया। 0,1 इसकी स्वैपिंग हुई हमारे पास हो गया 1,0, लेकिन इस बार y का साइन, y की जगह पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा।
तो हमारे पास ए डैश और बी डैश हमारे पास आ गए 0 -1 1 और 0, ये हमारे पास आ गए। देखो ये कुछ चीजें जो है ना, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी सवाल करना बहुत ज्यादा है, आसान है, सही है, बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग आराम से कर लोगे। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास ये हो रहा होता है कि ए कॉमा बी आपके पास चेंज हो रहे होते हैं बी कॉमा ए के अंदर, बट दिस टाइम द साइन ऑफ एक्स इज चेंजिंग, तो माइनस बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हमने लिखा 1,0 1,0 चेंजेस इनटू 0,1, एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो वैसे ही रहेगा, 0,1 चेंजेस इनटू 1,0, और इस बार हमारे पास साइन चेंज होगा, तो ए डैश और बी डैश इज गोइंग टू बी 0 1 -1 0, ये हमारे पास हो जाएंगे ए डैश और बी डैश। 0,1 ये हमारे पास 0,1 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास होगा -1 0। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस थिंग 180 डिग्री, जब भी हमारे पास यहाँ पे सेंटर 0,0 का 180 डिग्री की रोटेशन है, तो 180 डिग्री के लिए जो हमने ट्रिक यहाँ पे यूज कर ली वो यूज कर ली ए कॉमा बी चेंजेस इनटू -a कॉमा -b, ये हमने यहाँ पे यूज करी थी। अब देखो 1,0 साइन 1 सिर्फ चेंज करने तो -1 0 हो गया, 0 1 सिर्फ साइन चेंज करने, ये हो गया आपके पास 0 -1, तो ए डैश बी डैश -1 0 0 -1, ये आपके पास इस तरह से करा दिया। अब जरा आपके पास यहाँ पे क्या है कि इनलार्जमेंट का केस है, इनलार्जमेंट के केस के अंदर आपके पास ये हो रहा होता है कि सिंपली ए कॉमा बी आपके पास मल्टीप्लाई बाय के हो रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी के टाइम्स ऑफ ए के टाइम्स ऑफ बी, इसमें चेंज हो रहा होगा, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे कि 1,0 इसको सिंपल आप के से मल्टीप्लाई कराओगे, सो दिस इज गोइंग टू बी k,0, और 0,1 को आप सिंपली के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, दिस इज गोइंग टू बी 0,k। सो नाउ इसका जो आपके पास वो बनेगा, ये बनेगा k0 0k, ये आपके पास कुक की फॉर्म में आता है, ए डैश और बी डैश आपके पास ये बन गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके पास इस तरह से आते हैं। अब जरा मैं एक छोटी सी चीज को डिफाइन करना चाहता हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला है ये अक्सर हमारे पास सवालों के अंदर आ चुका है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास सवालों में किस तरह से आया हुआ है कि मैं उसको जरा डिफाइन करता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को। कि फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से हुआ हुआ है कि एम ओ इज इक्वल टू आई, एम इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आपको दिया जाएगा, मैं एग्जांपल कराऊंगा, और ओ हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और आई हमारे पास इमेज होगा। इफ यू मल्टीप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बाय द ऑब्जेक्ट, आपके पास यहाँ पे इमेज आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, और ये आपके पास यूज होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन में यूज होगा, ये आपके पास रोटेशन में यूज होगा, और ये आपके पास इनलार्जमेंट में यूज होगा। सही है, ये हमारे पास सारे के सारे मैट्रिसेस थे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के। अब मैट्रिसेस के बाद मैं जरा इस टॉपिक का एक होल सिनेरियो आप लोगों को एक शॉर्टकट जरा पूरा दे देता हूँ कि शॉर्टकट सिनेरियो हमारे पास क्या है, कि अगर हमारे पास इसके कुछ सीक्रेट्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ, काइंड ऑफ ए समरी। सही है, सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस हमारे पास है तो एक्स एक्सिस हमारे पास होगी तो ए कॉमा बी चेंजेस इनटू ए कॉमा नेगेटिव बी, वाई का साइन चेंज होगा। ए कॉमा बी अगर हमारे पास है तो ये चेंज होगा आपके पास माइनस ए कॉमा बी के अंदर एक्स का साइन चेंज होगा। ए कॉमा बी अगर हमारे पास है तो ये स्वैपिंग होगी, बी कॉमा ए हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास ए कॉमा बी है, वाई को नेगेटिव एक्स की बात करें तो माइनस ए कॉमा माइनस माइनस बी कॉमा माइनस ए होगा, स्वैपिंग भी होगी, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी होगा। ये रिफ्लेक्शन की कुछ बेसिक रूल्स थे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो a comma b changes into swapping with b comma a, but this time the y sign is going to be changed, तो b comma नेगेटिव हो गया। a comma b आपके पास चेंज हो गया b comma a के अंदर, बट ये इस पर x का साइन चेंज हुआ। a comma b के अंदर सिर्फ साइन चेंज हुए तो माइनस a comma माइनस b आपके पास ये हो गया। अगर सेंटर 0,0 नहीं है तो सेंटर को माइनस कराओ, कोऑर्डिनेट से ट्रिक अप्लाई करो, ट्रिक ये वाली अप्लाई करो, एड बैक द सेंटर, एड बैक द सेंटर। एनलार्जमेंट के अंदर भी एग्जैक्टली वही हो रहा होगा कि यू आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय k, सो दिस गोइंग टू बी k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ b, एंड अगेन हमारे पास अगर ये सेंटर 0,0 नहीं है तो आपने क्या करना है कि सेंटर को माइनस कराना है, कोऑर्डिनेट से ट्रिक अप्लाई करनी है ये वाली, और ऐड बैक द सेंटर। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम डायरेक्शन में है, k की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रांसलेशन को रिकॉल करते हैं, O प्लस टी इज इक्वल टू आई, ओ हमारे पास डिनोट करता था ऑब्जेक्ट को, टी हमारे पास बेसिकली डिनोट करता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को,
और आई हमारे पास डिनोट करता है किसको, इमेज को। सही है, ये हमारे पास बेसिक हो गया। अब जरा इसको और एक प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं ताकि टॉपिक की समझे। हाउ डू आई नो कि विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, और मैं उसके दरमियान क्लासिफाई कैसे कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके शेप का यहाँ पे साइज, लेंथ, एरिया चेंज हो रहे हैं हमारे पास, तो हम उसे बोलेंगे यार दिस इज द केस ऑफ इनलार्जमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर चेंज हो रहा है तो दिस इज द केस ऑफ इनलार्जमेंट, हम इसको इनलार्जमेंट की तरफ ले जाएंगे। अब अगर नहीं हो रहा तो मैं अपने दिमाग से एक और सवाल पूछूंगा, क्या ऑब्जेक्ट ने मूव करे। अगर ऑब्जेक्ट मूव करे या सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करे, सो दिस इज बेसिकली द केस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये हमने ट्रांसलेशन मार्क किया। अगर नहीं करा तो एक और सवाल हम लोग पूछेंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्ट फ्लिप हुआ है। फ्लिप के अलावा एक और बात, द लाइंस ऑफ वर्टिसेस आर पैरेलल। लाइंस ऑफ वर्टिसेस पैरेलल इस तरह से कर कि अगर लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस दूं, तो ये आपके पास दो ट्राइंगल है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ए और बी। तो अगर ए और बी के मैं यहाँ पे वर्टिसेस को कनेक्ट करना स्टार्ट करूँ, इसको कनेक्ट करूँ यहाँ से कर, इसको कनेक्ट करूँ यहाँ से कर, so all of these lines which are connected are going to be parallel lines। तो अगर parallel lines बन रही है, so this is the case of reflection। ये अगर parallel lines बन रही है, so this is the case of reflection। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर parallel lines या flip हो रहा है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। and if this is no, so that means कि I am talking about rotation। so that's how you're going to attempt the participles of transformation। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये पूरा आपके पास चैप्टर था। एज यू गाइस नो, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। तो ये आपके पास हो जाएगा आराम से। पासिबल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कवर अप करेंगे।